कहानी बच्चों। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य पढ़ाऊंगी। ये कविता उन्होंने उस समय रची थी जब हंस पत्रिका के संपादन के लिए प्रेमचंद जी जो हंस पत्रिका का संपादन करते थे, उन्होंने विभिन्न लेखकों और कवियों से अपनी आत्मकथा लिखने के लिए कहा था, आत्मकथा विशेषांक के प्रकाशित करने के लिए। किंतु जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा लिखने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसकी जगह पे आत्मकथ्य ये कविता लिखी। तो वो कविता हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। करीब 1936 की ये बात है, नहीं 32 की बात है, 1932 में। तो ये इसमें अपनी इस कविता में जिसे वो आत्मकथ्य जिसका शीर्षक देते हैं, आत्मकथ्य मतलब होता है अपनी कोई बात कहना। आत्मकथा पूरी जीवनी होती है, पूरे जीवन की कथा लिखी जाती है, किंतु आत्मकथ्य में बस अपनी कुछ बातें कही जाती हैं। तो यहाँ उन्होंने आत्मकथ्य लिखा है, अपनी कुछ बातें कही हैं और उसके माध्यम से उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्षों का मार्मिक चित्रण किया है, उसे अभिव्यक्त किया है कि मेरे जीवन में तो कुछ रहा ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे मैं आत्मकथा के रूप में लिखूं। मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा जीवन तो अभावों से ग्रस्त और किस प्रकार एक साधारण व्यक्ति का जीवन रहा है। तो इस तरह से उनके इस आत्मकथ्य को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि कवि कितने महान होते हुए भी कितने विनम्र थे और उन्होंने अपने जीवन के यथार्थ को स्वीकार किया है और बड़ी ही सरलता से इसको अभिव्यक्त किया है। चूंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, अतः इस कविता में भी छायावादी स्वरूप परिलक्षित होता है। जगह जगह ऐसी पंक्तियां हैं जिसका छायावादी अर्थ निकलता है और उसी प्रकार के वो नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग करके अपनी इस आत्मकथ्य को प्रस्तुत किया है। तो इसकी व्याख्या समझेंगे। कवि कहते हैं कि मधु गुनगुन कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इसमें कवि का कहना है मधु मतलब होता है भंवरा, किंतु यहाँ भंवरे से तात्पर्य उनके मन के भंवरे से है। वो कहते हैं कि ये मेरे मन का भंवरा गुनगुना कर जाने कितनी ही कहानियां हमारे बीते दिनों की, कितनी ही कहानियां आज मुझे सुना रहा है। इसका कहने का तात्पर्य है कि कवि अपने अतीत में खो रहे हैं, अपनी अतीत की यादों को वो अपने मन में याद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरा मन रूपी भंवरा गुनगुना करके तमाम कहानियां मुझसे कह रहा है, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो मेरा जीवन कभी हरा भरा था, मतलब जीवन रूपी वृक्ष, हरी पत्तियों से मतलब है खुशियां, जीवन रूपी वृक्ष खुशियों रूपी पत्तियों से हरा भरा था, आज वो मुरझाकर एक एक पत्तियां गिर रही हैं। कहने का तात्पर्य कि अब जो है जीवन में कुछ भी नहीं रह गया, निराशा ही निराशा है। इस तरह से यहाँ मुरझाकर पत्तियां गिरने से तात्पर्य है मुरझाकर के पत्तियां कब गिरती हैं? पतझड़ में। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन का वसंत समाप्त हो चुका है, अब पतझड़ आ गया है और जो जीवन रूपी वृक्ष कभी खुशियों से हरा भरा था, आज वो मुरझा करके उसकी पत्तियां गिर रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि कहता है कि इस अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, ये जो साहित्य का विस्तृत आकाश है, उसमें कई लोग अपने जीवन इतिहास को कहते रहते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते रहते हैं और इससे भरा पड़ा है। साहित्य रूपी विस्तृत आकाश में लोगों के जीवन इतिहास भरे पड़े हैं। लोग बराबर ही अपने आत्मकथा को उसमें लिखते रहते हैं और उनको पढ़ करके उसका व्यंग मलिन उपहास भी होता है। व्यंग मलिन मतलब खराब ढंग से निंदा करते हुए उसका उपहास मतलब मजाक भी उड़ाया जाता है, उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है, उसे लोग पढ़कर हंसते भी हैं। फिर भी इसे गंभीर नीलिमा में, अनंत से मतलब अनंत नीलिमा में असंख्य से मतलब है ये विस्तृत साहित्य आकाश। इस विस्तृत साहित्य आकाश में लोगों की आत्मकथा की कमी नहीं है। विभिन्न लोग अपनी आत्मकथाएं लिखते हैं, अपना जीवन इतिहास लिखते हैं और उसे पढ़कर लोग इसका
खराब ढंग से इसकी निंदा करते हैं, इसका उपहास करते हैं, तब भी कहते हो कर डालो दुर्बलता अपनी बीती। कवि कहता है कि इतना कुछ जानते हुए भी आप ये मुझे सलाह देते हैं कि मैं अपनी बीती हुई दुर्बलताओं को बता दूं। जो मेरे जीवन में मेरी दुर्बलताएं रही, मेरी कमजोरियां रही, मैं उन कमजोरियों को सबके सामने प्रकट कर दूं, उसे सार्वजनिक कर दूं। ऐसा मैं क्यों करूं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। कवि कहता है कि मेरे जीवन की कमजोरियों को तुम सुन करके और मेरे जीवन के अभावों को देख कर करके तुम सुख पाओगे, तुम्हें शायद आनंद मिलेगा। और लेकिन तुम क्या देखोगे कि मेरे जीवन रूपी गागर तो रीति रीति मतलब खाली है। जीवन रूपी गागर मेरा रिक्त है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भावों से खाली मेरा जीवन है। और उस खाली जीवन को देख करके तुम हंसोगे और सुख पाओगे। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। लेकिन कभी फिर कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तुम मेरे खाली जीवन को देखो, जब मेरे अभावपूर्ण जीवन को देखो, तो तुम ये समझ पाओ कि तुम ही हो जो मेरे इस जीवन को खाली करने वाले हो। तुमसे मतलब यहाँ कवि का संसार से है, संसार के सामने सार्वजनिक करने को कहा जा रहा है कवि को अपनी आत्मकथा। तो कवि कहते हैं कि जब मैं ये प्रकट करूं तो देख करके शायद तुम्हें ये एहसास हो कि संसार को ये समझ में आए कि मेरे जीवन को अभाव में रखने में उसी का हाथ है। और ऐसा देख करके मेरे जीवन के आनंद को, मेरे जीवन के रस को ले करके अपना भरने वाला ये संसार रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरे जीवन में अभाव रहा, कहीं ऐसा ना हो मेरी आत्मकथा पढ़ने के बाद ये संसार समझे कि इसका कारण मैं ही रहा हूँ, मेरे कारण ही जीवन कवि का जीवन रसहीन रहा, कवि के जीवन के आनंद को संसार ने ही लूटा है। यह विडंबना अरी सरल तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दुखनाओं में। यहाँ कवि कहता है कि ये विडंबना ही होगी कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, जो मेरा सरल जीवन है, इतना सरल स्वभाव है, उसकी मैं हंसी उड़ाऊं, ये एक विडंबना ही होगी, ये एक बुरी बात ही होगी, ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। भूले अपनी या प्रपंचना औरों की दिखलाओं में, क्या मैं अपनी कमजोरियों को भूल जाऊं? क्योंकि आत्मकथा में तो सब कुछ वही लिखा जाता है जो कि यथार्थ होता है, जो वास्तविक होता है। तो क्या मैं अपनी कमजोरियों को भूल जाऊं या औरों ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया उसको दिखलाऊं? ऐसा करना तो उचित नहीं होगा। और कवि कहता है कि क्या मैं किस लिए लिखूं ये आत्मकथा, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब कवि ये कहता है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छी बातें भी रही हैं, ऐसा नहीं है कि केवल अभाव ही रहा है, किंतु उस उज्जवल गाथा को, वो चमकीले दिनों की यादों को कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जो सुखमय थे। मधुर चांदनी रात से तात्पर्य सुखमय दिनों की याद से है। कवि कहता है कि मैं अपने उस सुखमय दिनों की यादों को की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, किस प्रकार से सुनाऊं। आलिंगन में आते आते मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। कवि यहाँ कहता है कि मैं अपने जीवन की उस मधुरतम दिनों की याद करके उसे कैसे सबके सामने प्रकट करूं, जो हम हंसते थे, खिलखिलाते थे। यहाँ कवि अपने यौवन के दिन की बात बताता है। वो अपनी प्रियसी के साथ जब हंसता बोलता खिलखिलाता उसका जीवन था, जब सब मधुरता से स्नेह से बातें करते थे, उस मधुर चांदनी रातों जैसी दिनों की याद को वो सबके सामने कैसे प्रकट करे। और फिर कहते हैं, कवि लिखते हैं कि आलिंगन में आते आते मुस्का मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। किंतु जिस सुख के स्वप्न में देखा करता था, जिन खुशियों का आनंद में लेना चाहता था,
वो मेरे आलिंगन में आते आते अर्थात मेरे पास आते आते जैसे मुस्कुरा करके वो मुझसे अलग हो गया हो, अर्थात वो सुख मुझे मिलते मिलते रह गया हो, ऐसा मेरा जीवन रहा। और इस कष्टमय क्षण को मैं कैसे सबके सामने व्यक्त करूं। यहाँ बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है लेखक ने अपने जीवन के यथार्थ का, कि मेरे जीवन में जो सुखद स्वप्न के क्षण आए और वो स्वप्न हम मेरे पास आते आते उसका फल मिलते मिलते रह गया और वो मेरे सामने से निकल गया। तो ऐसे अभावग्रस्त क्षणों की याद कर मैं कैसे लिखूं, जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। यहाँ कवि ने प्रकृति से उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से अरुण कपोलों मतलब लाल गाल, कपोलों मतलब गाल होता है, लेकिन यहाँ कवि ने इसका तात्पर्य कि जब सूर्योदय के समय किस प्रकार से सूर्य के उगते समय आकाश की लालिमा जितनी सुंदर होती है, वैसी सुंदर गालों की मतवाली सुंदर मधुमाया में जिस अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी सुबह, प्रेम भरी सुबह जब मतवाली होती थी निस्सुहाग मधुमाया में, अपना सुहाग लेती थी उससे। यहाँ प्रकृति से तारतम्य स्थापित करते हुए कवि ने अपने नवयौवन के समय के खुशियों की बात कही है कि ऐसी जो उसका जीवन था जिसके अरुण कपूरों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्सुहाग मधुमाया में, ऐसी मेरी प्रेयसी जिसके लाल सुंदर गालों की मतवाली सुंदर छवि से सुबह की प्रेममयी उषा भी अपना सुहाग लेती थी, ऐसे सुंदर यादें उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। वो यादें वो स्मृतियां हैं आज मेरे लिए पाथे बनी है, मतलब रास्ता दिखाने वाली बनी है थके पथिक की पंथा की। जबकि मैं थक सा गया हूँ, अपने जीवन से निराश सा हो गया हूँ, तब भी वो स्मृतियां वो यादें ही मेरा सहारा बनी हुई हैं, मेरे लिए संबल बनी हुई है, मुझे जीवन में सहारा दे रही हैं। वो सुखद स्मृतियां ही, उनका वर्णन मैं कैसे करूं। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। सीवन कहते हैं सिलाई को, सिलाई को उधेड़ कर, शाब्दिक अर्थ देखा जाए इन पंक्तियों का तो कवि कह रहे हैं कि सिलाई को उधेड़ कर मतलब खोल करके मेरे फटे पुराने, कंथा मतलब होता है फटे पुरानी गुदड़ी, उसकी गुदड़ी को खोल करके उसमें से क्या देखोगे, उसमें बुरा ही बुरा दिखेगा, कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा। कहने का तात्पर्य कवि का यह है कि मेरे जीवन की दुर्बलताओं, कमजोरियों, कमियों और अभावों को देखकर तुम्हें क्या मिलेगा। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा, सिलाई मेरे जीवन रूपी कपड़े के सिलन को खोल करके जिन यादों को मैं भूल गया हूँ उसे फिर से दोहरा करके और मेरे जीवन के अभावों को और रिक्तता को और दुखों को और इन कष्टों को देख करके तुम्हें क्या मिलेगा, क्यों खोलना चाहते हो मेरी उन बातों को। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। यहाँ कवि की विनम्रता प्रकट हुई है, वो अपने जीवन को बहुत लघुतम मानते हैं, वो मानते हैं कि मेरे जीवन में कोई उपलब्धियां ही नहीं रही हैं, कोई विशेष बात ही नहीं रही है, तो कहते हैं कि छोटे से जीवन की बड़ी कथा कैसे मैं कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं कि मैं लोगों की पढ़ूं, लोगों की सुनूं, मैं चुप ही रहूं, मैं कुछ ना कहूं, क्योंकि कहने लायक मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि लास्ट अंतिम पंक्तियों में कहता है कि मेरी आत्मकथा को सुनकर के भला तुम्हें क्या मिलेगा, अभी मेरी जो दुख है, जो मेरी व्यथा है और उस व्यथा की जो यादें हैं वो सोई हुई हैं, और जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो सब सोई हुई
व्यथा फिर से जाग जाएगी। कहने का तात्पर्य कि मेरा दुख फिर से दुगना हो जाएगा। उससे बेहतर है कि मैं मौन ही रहूं, मैं आत्मकथा लिखूं ही नहीं, क्योंकि मेरा जीवन कोई ऐसा महान नहीं रहा है जिसके लिए कुछ लिखा जाए। तो यहाँ इस पूरी आत्मकथा में जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक ये स्वीकार किया है कि उनके जीवन में कोई विशेष बात नहीं रही है। ये कवि की विनम्रता प्रकट होती है और ये अपने जीवन के यथार्थ को स्वीकार किया है तथा बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है अपने जीवन का। इस कविता का भावार्थ आप लोग सब श्रवण किया।